तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस मेकर्स इक्वेशन देखा था और आपको बता दें कि ऑप्टिक्स का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर से हम लोग बहुत तरह की चीज़ सीखेंगे, लेंस के बारे में भी जानेंगे और लेंस से संबंधित बहुत तरह का प्रॉब्लम वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस मेकर्स इक्वेशन पहली बार यहाँ पर दूसरी बार आज लिख रहे हैं और वहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। कल मैंने बताया था लेंस मेकर्स इक्वेशंस के बारे में कि लेंस मेकर्स इक्वेशन जो है, लेंस मेकर्स इक्वेशन वो कल आया था 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने कहा था कि यह इस तरह का फॉर्मूला है जिसके मदद से आप प्रॉपर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ अगर पता होगा तो हम पावर के बारे में भी जान सकते हैं, यानी खास फोकल लेंथ या खास पावर वाला लेंस बना सकते हैं। क्योंकि लेंस किस मटेरियल का बनाना है वो मुझे पहले से पता होना चाहिए और किस मीडियम में इस्तेमाल करना है वो पता होना चाहिए। μ2 और μ1 पता है तो हम r1 और r2 को एडजस्ट करके कोई खास जो भी मनचाहा फोकल लेंथ यानी मनचाहा पावर वाला लेंस हम बना सकते हैं। इसीलिए भी कह सकते हैं कि लेंस को बनाने का एक फार्मूला है लेंस मेकर्स का। तो वैसे मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने अभी पढ़ा नहीं कल, मैं सुना है कि ये मेकर्स कोई साइंटिस्ट का नाम था। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर हो जाए, इफ सराउंडिंग मीडियम बिकम्स एयर, देन μ1 इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड μ2 इक्वल टू मान लीजिए म्यू। लेट इस कंडीशन में 1/f एयर या μ2 ही रहने दे, अगर मान लीजिए हम इसको नहीं छेड़ते हैं, चलिए 1/f एज हो जाएगा। वो क्या होगा तो μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा। देख रहे हैं ये वास्तव में फोकल लेंथ किस में है, मीडियम μ1 में, यानी फोकल लेंथ इन मीडियम। एफएम मतलब फोकल लेंथ मीडियम, यहाँ लिख देता हूँ। एफएम मतलब फोकल लेंथ इन मीडियम μ1, मीडियम μ1, समझ रहे हैं। और ये हमारा एफए मतलब है, एफए मतलब है यहाँ कि फोकल लेंथ इन एयर। अब देखिए, अगर हम ये हमारा 1 इसको कह दें और इसको 2 कह दें, तो हम 2 में 1 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी 1/fa में डिवाइड कर देते हैं 1/fm से। देख रहे हैं सब लोग। तो ये दोनों में 1/r1 माइनस 1/r2 है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय μ2/μ1 माइनस 1, ये रह जाएगा ना। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया जाए, अगर व्यवस्थित कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इन मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू μ2 माइनस 1, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1, और बट्टा जो μ1 है ऊपर चला जाएगा इंटू μ1। ये एक रिलेशन आ गया, समझ रहे हैं। अब हमें किसी लेंस का फोकल लेंथ हवा में दिया हुआ रहेगा कि हवा में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और लेंस बना किस मटेरियल का है, यानी μ2 का मान दिया हुआ है, और कहेगा कि फलाने मीडियम में, यानी वाटर में डुबो दिए, मस्टर्ड वाले डुबो दिए, नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन में डुबो दिए, तो उस कंडीशन से बताइए मीडियम में फोकल लेंथ क्या होगा, तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी एयर में फोकल लेंथ पता है तो मीडियम निकल जाएगा, मीडियम पता है तो एयर में निकल जाएगा। समझ में आया। और भी खास बातें हैं, गौर से देखिए। यहाँ पर μ2 बराबर है μ2 के,
है ना। लेकिन म्यू2 में से हम 1 घटा रहे हैं और म्यू2 में से म्यू1 घटा रहे हैं, तब कौन बड़ा होगा दोनों में से? म्यू2 माइनस 1 जो है और ये म्यू2 माइनस म्यू1 है। तो ध्यान दीजिए दोनों में अंतर, ये हवा है, ये हवा के अलावा कोई मीडियम है, तो म्यू1 का मान कभी भी 1 से बड़ा होगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से हवा से ज़्यादा ही होगा ना, यानी म्यू2 माइनस 1 क्या होगा? बड़ा होगा। और म्यू2 माइनस 1 को अगर म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू1 तो जान ही रहे कि 1 से बड़ा चीज़ है, यानी इस चीज़ को 1 से बड़े चीज़ गुना कर देने तो और बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए म्यू2 माइनस 1 इंटू म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2 माइनस म्यू1 बड़ा होगा 1 से। इसे मैंने डिवाइड कर दिया, यानी एफ एम बाई एफ ए फोकल लेंथ मीडियम बाई फोकल लेंथ एयर क्या होगा? बड़ा होगा 1 से, यानी फोकल लेंथ इन मीडियम बड़ा होता है फोकल लेंथ इन एयर से। ध्यान रखिएगा, यानी जब भी किसी मीडियम में डाल देंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। यानी फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीजेज इन ए मीडियम, यानी किसी लेंस को अगर हम किसी मीडियम में डाल दें तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं डेट इज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इंक्रीजेज इन मीडियम, मीडियम में बढ़ जाता है। अब देखिए थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे हम, तो कई सारा इसमें केसेस बनेगा जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से आज मैंने शुरुआत किया है, पहले नोट कर ले तो अच्छा रहेगा, तो मेरे पास जगह थोड़ा खाली हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग लेंस मेकर्स इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे और कुछ केसेस देखेंगे कि सराउंडिंग मीडियम का नेचर लेंस के मटेरियल के नेचर की तुलना में बदले तो लेंस के नेचर पर क्या असर होगा, फोकल लेंथ पर क्या असर होगा। हालांकि ये बात तो क्लियर हो चुका है कि हवा के तुलना में मीडियम में फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ये हमने अभी स्पष्ट रूप से देख लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा तो हो सकता है कि हमारे लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा हो। इसके उलट सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज़्यादा हो जाए, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जो सराउंडिंग मीडियम और लेंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान समान हो जाए। तो इस तीनों परिस्थिति में क्या बातें होगी, क्या हो सकता है, इस पर ढेरों ऑब्जेक्टिव्स आपके जेई नीट्स और 12 बोर्ड में पूछे हुए हैं, जिसे आप क्वेश्चन बैंक द्वारा हमारे बातों में कितनी सत्यता है ये जांच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन लेंस मेकर्स इक्वेशन। देखिए, हम जैसा कि अभी तक सीख चुके हैं एफ एम बाई एफ ए, अभी मैंने जस्ट दिखाया था कैसे होता है, आप समझ चुके हैं। म्यू2 माइनस 1 इंटू म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2 माइनस म्यू1। अब हम बात शुरू करते हैं केस 1। अभी आपको लगेगा केस 1 में कि सर अभी जो बताए थे कुछ वही बता रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही बताऊंगा। इफ़ म्यू2 बड़ा हो म्यू1 से, और म्यू1 तो 1 से बड़ा होगा ही, हवा से बड़ा ही होगा, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम अभी देखे थे कि म्यू2 माइनस 1 इंटू म्यू1 अभी देखे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बड़ा होता है म्यू2 माइनस म्यू1 से, बड़ा होता है। इसीलिए म्यू2 माइनस 1 इंटू म्यू1
बट्टा μ2 माइनस μ1 बड़ा होता है 1 से, यानी फोकल लेंथ मीडियम बट्टा फोकल लेंथ एयर बड़ा होता है 1 से, यानी फोकल लेंथ मीडियम में बढ़ गया। FM डेट इज FM बड़ा होता है फिर, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ऑल्सो μ2 माइनस 1 इंटू μ1 ये क्या है, 0 से बड़ा है, एंड μ2 माइनस μ1 ये भी 0 से बड़ा है। यानी अगर ये पहले अगर देखिए ध्यान दीजिए 0 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा है, तो अगर फोकल लेंथ मान लीजिए फोकल लेंथ हवा में पॉजिटिव है तो मीडियम में भी पॉजिटिव रहेगा, बदले नहीं ना, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर निष्कर्ष निकला कि मीडियम में फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। नेचर का मतलब होता है लेंस के पास क्या क्या नेचर हो सकते हैं, कन्वर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग नेचर मतलब कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स था तो कन्वेक्स ही रहेगा, कनकेव था तो कनकेव ही रहेगा, नेचर नहीं बदलेगा। लेकिन फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है मीडियम में, इसमें लेंस का पावर कम हो जा रहा है। यानी अगर कन्वर्जिंग लेंस था तो उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्षमता कम हो जा रही है, इसीलिए फोकल लेंथ बढ़ गया है। अब फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब पावर घट गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बात करूँगा कि द नेचर, जैसे लिखेंगे फोकल लेंथ इन मीडियम इंक्रीजेज, फोकल लेंथ इन मीडियम इंक्रीजेज एंड नेचर मतलब क्या, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर रिमेन्स सेम। लेकिन नेचर वही रहेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रहेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन उसकी क्षमता घट जाएगी, क्योंकि सिंस फोकल लेंथ of lens increases, therefore power of lens decreases, that is अर्थात if lens is converging in air, then it becomes less converging in medium। अगर हवा में कन्वर्जिंग है तो उसमें लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा, और लेस स्पेलिंग एरर हो गया था, लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा। यानी कन्वर्जिंग तो अभी भी है, अभी भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन कन्वर्ज करने की क्षमता कम हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं फिगर समझाता हूँ, यहाँ पर समझिएगा फिगर से। जैसे पहले हवा में ये रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, तो पहले अगर ये रे यहाँ मुड़ रहा था, यानी ये हवा में फोकल लेंथ है एयर, FA यहाँ लिखा हुआ है एयर, यानी यहाँ पर मुड़ रहा था, तो अब इस लेंस की क्षमता कम हो गई मीडियम में, यानी फोकल लेंथ बढ़ गया। यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ ये अब रे यहाँ नहीं मुड़कर कहीं यहाँ काटेगा, यानी देखिए अब ये फोकल लेंथ मीडियम यहाँ हो गया, फोकल लेंथ बड़ा हो गया, FM ये हो गया, ये यहाँ तक FM हो गया, और ये यहाँ तक हमारा FA था, यहाँ तक हमारा FA था। अब देख रहे हैं फोकल लेंथ बड़ा हो गया है, यानी इसके मोड़ने की जो क्षमता थी, जो पहले जल्दी मुड़ पा रहा था हवा में, वो अब लेट से मुड़ पा रहा है। बात समझे क्या हुआ सो? तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा और उसको अगर हम मीडियम में डालेंगे तो लेस डाइवर्जिंग हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, सिमिलरली इन, यही लिख देता हूँ,
diverging lens becomes less diverging, कोई दिक्कत है? डाइवर्जिंग लेस डाइवर्जिंग हो जाएगा, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा रहेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, लेकिन लेंस का नेचर में भी कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जो क्षमता था यानी ज़्यादा कन्वर्जिंग नेचर था, वो लेस कन्वर्जिंग नेचर हो जाएगा। नेचर वही है, कन्वर्जिंग ही है, लेकिन कन्वर्ज जो कर रहा था पहले जितनी नज़दीक में, अब वो दूर कन्वर्ज कर रहा है, ही हो जाता है। नहीं लेस कन्वर्जिंग हो जाएगा या लेस डाइवर्जिंग हो जाएगा, उसके नेचर में लेस शब्द जुड़ जाएगा। बात समझ गए? नोट कर लीजिए इसको। केस 2 देखते हैं, दूसरी स्थिति केस 2। इफ μ1 बड़ा हो μ2 से, ये μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी लेंस को जिसमें डाले हैं, जैसे हवा में तो चारों तरफ हवा हुआ, वाटर में तो चारों तरफ वाटर हुआ, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो गया लेंस के मटेरियल से। आपको बता दें कि जनरली जो शीशा होता है, ग्लास होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। कितना होता है? यानी 3/2, 3/2। और नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन का, ये केमिस्ट्री वाला नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको इसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होता है। कितना होता है? तब नाइट्रोबेंजीन के घोल में, सॉल्यूशन में अगर हम किसी ग्लास लेंस को डाल दें उसमें, तब तो ये सिचुएशन हो गया, μ1 बड़ा हो गया μ2 से, और आप तो जानते हैं हवा से बड़ा ही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो μ2 -1, ध्यान दीजिएगा, μ2 -1 इंटू μ1, ये तो बड़ा होगा μ2 माइनस μ1 के, थोड़ा सा जगह हम कम हो गया, के मॉड से, मैग्नीट्यूड से, क्योंकि μ2 -1 तो निगेटिव में हो जाएगा, μ2 से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब मॉड लगा दिए हैं, प्लस कर दिए, तो ये बड़ा होगा। यानी अगर हम मॉड, यानी हम ऐसे बात करें कि Fm बाई, दैट इज Fm बाई Fa बराबर μ2 -1 इंटू μ1 बटा मॉड μ2 माइनस μ1 कहे, तो ये तो बड़ा होगा 1 से, यानी फोकल लेंथ मीडियम में बड़ा होगा। ये तो तय है कि एयर से फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगा, ये तय है, यानी अभी भी फोकल लेंथ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, बट μ2 -1 इंटू μ1 ये 0 से बड़ा है, और μ2 माइनस μ1 जो है, ये जो है वो क्या है? 0 से छोटा है, ये छोटा है, तो ये निगेटिव हो गया। ध्यान दीजिए, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, यानी माइनस आ गया। तो ध्यान दीजिए, Fm बाई Fa इक्वल टू, ये बड़ा होगा किससे? -1 से होगा, इसीलिए Fm बड़ा होगा -1 इंटू Fa से। अब सोचिए, इफ Fa इज पॉजिटिव देन Fm इज निगेटिव, यानी हवा में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स है। तो ये मीडियम में जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव मतलब कॉन्केव हो जाएगा। नेचर बदल गया, जो कन्वर्जिंग नेचर था वो डाइवर्जिंग हो गया है। देख रहे हो ना, नेचर बदल गए हो। और दूसरा देखिए, इफ Fa इज निगेटिव, अगर Fa निगेटिव हो, देन Fm इज माइनस प्लस पॉजिटिव, मतलब ये अगर कॉन्केव है तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या? दैट इज नेचर ऑफ लेंस चेंजेज, नेचर लेंस का बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या स्थिति है, सराउंडिंग का बड़ा है मटेरियल से, तो नेचर को बदल दीजिए।
अगर मटेरियल ही बड़ा है सराउंडिंग से, जो पहला केस में देखे थे, तो नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ हर हाल में बढ़ेगा। कोई डाउट तो लिख लो, ध्यान दीजिए। डिस्कशन ऑन लेंस मेकर क्वेश्चन का तीसरा केस देखते हैं। ध्यान दीजिए, केस 3 क्या होता है। केस 3 में इफ μ1 बराबर μ2 हो, केस 3 में हम लोग देख रहे हैं कि अगर μ1 और μ2 बराबर हो, यानी मटेरियल और सराउंडिंग मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, अब क्या होगा जरा गौर करिए। FM/FA इक्वल टू, ये तो μ2 -1 तो ठीक है, ये μ1 भी ठीक है, लेकिन ये μ2 -μ1 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये μ2 -1 इंटू μ1 बट्टा ये 0 हो गया, यानी FM/FA जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी FM क्या हो गया, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी फोकल लेंथ हो जाने का मतलब है कि अब वो लेंस की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। अब वो ग्लास शब्द बोलना भी मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि ग्लास है, क्यों, दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, यानी एक स्लैब की तरह बिहेव करेगा। यानी दैट इज लेंस बिहेव्स लाइक अ स्लैब, एक स्लैब की तरह बिहेव करता है। अब लेंस नहीं रहा हो, लेंस की बातें नहीं करिए आप, यानी एक पट्टी जैसे एक स्लैब है, ये स्लैब देखिए, ये भी मुझे बताना था कि इसमें डेविएशन हो जाता है, ये भी मुझे बताना। मैं सोच रहा हूँ जब कभी मौका मिलेगा 2 मिनट लगेगा बताऊँगा। जैसे यहाँ रे ऑफ लाइट आएगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया तो ऐसे मुड़ गया, और यहाँ से यहाँ आया तो फिर इसके, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। देखिए ना, स्लैब की तरह हुआ, ना कन्वर्जिंग नेचर है ना डाइवर्जिंग नेचर है, एक स्लैब एक पट्टी की तरह बिहेव करेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाता है इस केस में। तो ये नोट कर लीजिए। कई बार आपके बोर्ड में पूछा है एयर बबल, हवा का बुलबुला इनसाइड वाटर कैसा बिहेव करेगा। एयर बबल इनसाइड वाटर, व्हाट इज द बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एयर बबल inside the water, what is the behavior of air bubble inside the water। सोचिए कि हवा के बुलबुले का पानी के अंदर कैसा बिहेवियर होगा। हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझाएं और साथ ही साथ एक्सप्लेन करके भी दिखाएं। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि ये एयर बबल है, और ये मान लीजिए कि इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ज़्यादा बनाऊंगा तो कचरा हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये हवा का बुलबुला है, अंदर में क्या है, एयर है, अंदर में क्या है, एयर है, और ये बाहर में क्या है, वाटर है। अब देखिए एक रे ऑफ लाइट, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आप लोग सब लोग देख रहे हैं। अब आप जानते हैं, हम कई बार सिखाए होंगे, समझाए होंगे कि सेंटर से सरफेस को मिला दो, स्फेरिकल मिरर या कुछ भी स्फेरिकल हो, तो वही रेडियस यानी वही नॉर्मल हो जाता है, रेडियस ही नॉर्मल होता है, बताएं ना। तो यहाँ से इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो गया। अब देखो वाटर डेंसर है, चारों तरफ का माध्यम क्या है, डेंसर है। चारों तरफ का माध्यम क्या है, अंदर में हवा है, मतलब रेयर है। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, यानी रे ऑफ लाइट कुछ दूर भागा, मतलब ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। बोलिए, ऐसा हुआ होगा। फिर यहाँ पर नॉर्मल खींच दीजिए, नॉर्मल खींच दीजिए, देख रहे हैं आप। अब देखिए ये हमारा रेयर है और ये क्या है, डेंसर है। रेयर से डेंसर में जाएगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा। रेयर से डेंसर नॉर्मल की ओर झुकेगा, मतलब ये नॉर्मल है, इधर झुकेगा नहीं, इधर झुकेगा, इधर ये नॉर्मल है ना, इधर झुका, इधर झुकेगा। सोचिए
ये पैरेलल ले जा रहा था, बाद में ये डाइवर्ज होकर निकल रहा है। यानी कैसा बिहेव किया ये बुलबुला? डाइवर्जिंग लेंस की तरह। दिखने में कैसा है, मेरे हाथ को देखो, दिखने में कैसा है? कन्वेक्स जैसा। कैसा है ये बुलबुला? कन्वेक्स जैसा। लेकिन बिहेव कैसा किया? डाइवर्जिंग की तरह। यानी कन्वर्जिंग जैसा दिखता है, इन बिहेव किया डाइवर्जिंग की तरह। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल यानी हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। नहीं समझ में आया? देखेंगे कि हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज μ1 इक्वल टू 1 यानी एयर, μ1 नहीं μ2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज μ2 इक्वल टू 4/3 वाटर। वाटर का होता है 4/3, डेट इज μ1 है, डेट इज μ1 ग्रेटर देन μ2, therefore its nature changes। air bubble look like a convex lens, but it behaves like a diverging lens, that is अर्थात its nature changes, इसका नेचर बदल जाता है। देख रहे हैं? यानी कैसा बिहेव करेगा, एक लाइन पे पूछा कैसा बिहेव करेगा, यानी एयर बबल इनसाइड वाटर behaves like a diverging lens, behaves like a diverging lens as shown in figure, as shown by ray diagram। तो as shown by ray diagram, किरण आरेख द्वारा भी हम रे डायग्राम से भी दिखा रहे हैं आपको कैसे होगा। आइए इससे भी एक्सप्लेन कर दी। बात समझ में आया? और भी बातें होगी। अब हम कल बात करेंगे वो क्वेश्चन 2010 वाला, मुझे कल आते ही याद दिलाना, 2000 वाला 10 में जो क्वेश्चन पूछा है उस पर। फिर पावर ऑफ लेंस देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे। अभी और भी बहुत सारा डिस्कशन इस पर होना है।